तो बेटा देखो 4 डाउट हैं। पहला डाउट मैं जो बताने जा रहा हूं उसमें एक कंसेप्ट लगेगा। एक बात सुनो, यदि कोई करंट जा रही है उसके सामने रेजिस्टेंस आ जाए, एक 2 ओम और एक 3 ओम, तो हमेशा कम रेजिस्टेंस में से ज्यादा करंट जाएगी और ज्यादा रेजिस्टेंस में से कम जाएगी। रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट को रिड्यूस करना, अपोज करना। तो ज्यादा रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को कम अपोज करता है, वो ज्यादा अपोज करता है, तो उसमें से कम करंट जाती है। और जो कम रेजिस्टेंस होता है उसमें से ज्यादा करंट जाती है। लेकिन यदि एक ब्रांच में रेजिस्टेंस हो ही ना तो फिर सारी करंट उसी से जाएगी, फिर इस रेजिस्टेंस से करंट जाएगी ही नहीं। ध्यान से सुन लो, यदि करंट को मौका मिल जाए, रास्ता मिल जाए एक ऐसा जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, तो करंट सारी की सारी उसी में से चली जाती है। इसी पर बेस्ड है पहला डाउट। फिगर बनाने में भी समय लगेगा 2 मिनट। मैं तभी तो कहता हूँ टाइम से बेस किया करो। रजिस्टर में बनाता हूँ बड़ी बड़ी, जिससे कि मैं बोर्ड पर देख के बना सकूं, मोबाइल से तो दिखता ही नहीं। ये है, पहले मैं बना रहा हूं, आप देखते रहो। बस ये हो लिया, ज्यादा देर नहीं, अब खत्म होने वाला है। देखने में ये धमाकेदार लग रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं। 0 के यानी ये 0 ओम का रेजिस्टेंस है, 8 के यानी 8000 ओम का, 12 के, जहां मैं के लिख रहा हूं, के का मतलब है 3 जीरो, 12,000 ओम, 2 के, 1 के, 6 के, 10 के, 6 के, 4 के, 2 के, 12 के, और कौन सा रह गया? ये है 4 के और ये है 500 ओम। 500 ओम को मैं लिख देता हूँ 0.5 के। भाई 0.5 के का मतलब 0.5 into 1000 और 0.5 into 1000 हो जाएगा 500 ओम। वो कह रहे बेटा इसका नेट रेजिस्टेंस बताओ। अब जरा गौर से सुन, यहाँ कई रेजिस्टेंस उड़ेंगे, देखने में कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। एक बात बताओ, यदि यहां से कोई करंट आई, उसे यहां तक जाना है, 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है 2 ओम से होके चली जाए, दूसरा रास्ता है 1 के से होके 2 के से होके चली जाए, या फिर दूसरा रास्ता है 1 के से होके चली जाए, तीसरा रास्ता है बिना रेजिस्टेंस के चली जाए। मैंने आज सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले मैंने ये बताया कि यदि करंट को ऐसा रास्ता मिलेगा जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो सारी करंट वहीं से जाएगी। तो यानी ना 1 के से जाएगी करंट, ना 2 के से जाएगी, सारी करंट यहां से जाएगी। और जिस रेजिस्टेंस से करंट ना जाए उसे हम हटा देते हैं। तो 1 के भी हटा दो और 2 के भी हटा दीजिए। उड़ गए। अब आगे, ये 0 के लिखने की जरूरत नहीं, वो कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। अब आगे की बात सुनो। मान लो करंट को यहां से यहां जाना है, सारी चीजें समझनी है। करंट को यहां से यहां जाना है, इधर से इधर। करंट के सामने 2 रास्ते हैं, 6 के से जाए या 0 ओम से जाए, या तो 6 के से जाए या 0 ओम से जाए, 0 ओम से बिना रेजिस्टेंस के। तो तुम्हें मालूम है सारी करंट जो है वो 0 के थ्रू यानी बिना रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगी, 6 के से जरा सी भी नहीं जाएगी। और यदि 6 के से जरा सी भी नहीं जाएगी तो इसे हटा दो, उड़ गया। अब आगे, अब सर्किट में ये सॉल्व करके देखना, फिगर पे फिगर बनेंगी। ये तो बोर्ड में मैं मिटाता रहता हूँ। अब सुनो, यहां से यहां तक एक ही वोल्टेज है, यहाँ पर एक ही वोल्टेज है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं। तो वायर को यहां जोड़ने की क्या जरूरत है? यही जोड़ दो। भाई पूरे वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है,
तो सारा वायर एक ही। भाई मेरे घर में एक वायर है, मेरे को करंट लेनी है, चाहे यहां से लूं या यहां से या यहां से, एक ही काम करेगा। अगला स्टेप, ये यहां से फालतू में इतना घुमा के क्यों ले जा रहे हैं? 10K को इतना घुमा के क्यों ले जा रहे हैं? यहां से चले 10K से होकर के यहां पहुंच गए, तो इसे सबको मिटा करके 10K यहां लगा दो। अब भी कई बच्चे कहेंगे गलत नहीं हो गया? अरे भैया यहां से चले 10K से होके यहां पहुंच गए। अब देखा जाए 12 और 8 सीरीज में है, तो इन दोनों को रिजल्टेंट लगा दो। 12 और 8 सीरीज में है, तो ये हो गया 20। बच्चों को अब आसान लगने लगेगा। अब क्या होगा? 20 और 4 पैरेलल में है, 20 और 4 सीधे सीधे पैरेलल में है, तो प्रोडक्ट अपॉन सम 20 इंटू 4 अपॉन 20 प्लस 4, तो कितना हो गए? 80 अपॉन 24, यानी कि 10 अपॉन 3। तो इन दोनों का रिजल्टेंट है 10 अपॉन 3, तो 2 क्यों लगाए? फिर तो हम इन दोनों की जगह इनका रिजल्टेंट लगाएंगे 10 अपॉन 3। ओम के सब के वे चल रहे हैं, 6 और 10 पैरेलल में है, तो 6 इंटू 10 अपॉन 6 प्लस 10, प्रोडक्ट अपॉन सम, तो 60 अपॉन 16, 60 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा हमारा 4 से 4 4 4 5 20 4 चौक 16 15/4। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया 15/4। तो इन दोनों का रिजल्टेंट लगा दिया 15/4। अब इसके आगे कोई भी बच्चा आसानी से सॉल्व कर सकता है। सुनो, ये तीनों सीरीज में, पहले आप लोग बताओ, अब सॉल्व कर लोगे? ये तीनों सीरीज में, जो आंसर आए उसके साथ 2 पैरेलल में। चल पहले अच्छा ये बताओ, अब कर लोगे नहीं कर लोगे? यदि कर लोगे तो ठीक है। यस सर। पहले ये तीनों सीरीज में निकाल देना, जो आंसर आए उसके साथ 2 पैरेलल में निकाल देना, फिर जो आंसर आए उसके साथ 4 सीरीज में निकाल देना, और फिर उसके साथ 5.5 पैरेलल में। अभी भी लगता हो कि नहीं हो पाएगा तो मुझे बोल दो, मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन वो कैलकुलेशन में समय बर्बाद करके फायदा क्या है? बाकी बच्चों को समझ में आ गया बेटा? आवाज बोलो, माइक खोलो। यस सर। यस सर। यस अब सर। ये सॉल्व हो जाएगा सर। यस सर। ठीक है। तो जो देखने में इतना टिपिकल लग रहा था, वो लास्ट में क्या निकला? कुछ भी नहीं। कई बार हम फिगर देख के घबरा जाते हैं, फिगर देख के घबराना नहीं है। कंसेप्ट लगाओ, जितने भी कंसेप्ट मालूम है। देखा जाए तो पूरे क्वेश्चन का एक मेन कंसेप्ट था। वो मेन कंसेप्ट ये था, यदि एक वायर में करंट नहीं जा रही और दूसरे वायर रेजिस्टेंस में से, एक वायर में रेजिस्टेंस नहीं है और दूसरे में रेजिस्टेंस है, तो सारी करंट वहां से जाएगी जहां रेजिस्टेंस नहीं है। मेन कंसेप्ट वही था। अगला डाउट। अब ये 2 डाउट पहले आसान से है, फिर एक थोड़ा टिपिकल है। टिपिकल तो नहीं, मतलब हाँ मानता है। इनके मालिक लोग बैठे हुए हैं क्वेश्चंस के, तो बहुत से बच्चे जो है लाइव में आने के बजाय घर में ही पढ़ रहे हैं, बस वीडियो देख देख के मेरी। ये सर्किट है, मुझसे कह रहे हैं नेट रेजिस्टेंस बताओ। कौन है इसका मालिक बेटा, बताना जरा। इसका सेंडर बोल दो। सर शेफाली। अब आप बेटा एक बात बताओ, ये 1 और 1 सीरीज में, तो इनकी जगह लगा दो 2, 2 और 2 सीरीज में, इनकी जगह लगा दो 4। यही काम सब में करो, तो सबके ये जो ऊपर चोंच है, ये सारी तो हो जाएंगी 2, और नीचे जो है ये सारे बन जाएंगे बेटा 4। अब 2 और 4 पैरेलल में,
2 और 4 पैरेलल में तो प्रोडक्ट अपॉन सम, तो प्रोडक्ट हो गया 8 अपॉन 6 4/3, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 4/3, इन दोनों का भी रिजल्टेंट 4/3, इन दोनों का भी रिजल्टेंट 4/3, इन दोनों का भी रिजल्टेंट 4/3, 4/3 4/3 आ गया। अब ये चारों के चारों है सीरीज में, तो सीरीज में जुड़ जाएंगे, तो 4/3 को 4 बार ऐड करोगे तो इनटू 4 हो जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस होगा 16/3 हो। दोबारा पूछना हो तो पूछ लेना। अगला डाउट है, हमारे पास n रेजिस्टेंस है। अगले डाउट में इसे फर्स्ट कह देता हूं, तो ये सेकंड। हमारे पास n रेजिस्टेंस है, उन्हें कैसे जोड़े कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले और कैसे जोड़े मिनिमम। तो याद रखो, सीरीज में जोड़ने पर रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। यदि R और R के n रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उनका रेजिस्टेंस होगा NR, और यही मैक्सिमम रेजिस्टेंस है जो आप गेन कर सकते हो। सीरीज का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। अच्छा, यदि उन्हीं n रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा दो तो मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है, और वो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है R/N। सीरीज में जो आंसर होता है वो ग्रेटेस्ट होता है और पैरेलल में लीस्ट होता है। यह है मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो इनसे मिल सकता है, और यह है मिनिमम रेजिस्टेंस जो इन्हें मिल सकता है। निकाल के देख लेना, R/N ही आए। अब वो कह रहे हैं इनका रेशियो और बताओ, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो बताओ। तो NR/R/N हो जाएगा n²। अब इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट में कह रहे हैं, यदि हमारे को 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस दिए गए, इन्हें कैसे जोड़े कि हमें आंसर 11/3 ओम मिल जाए, 11/5 ओम मिल जाए, 6 ओम मिल जाए और 6/11 ओम मिल जाए। मतलब इन तीन रेजिस्टेंस है 1 2 और 3, उन्हें कनेक्ट करना है, चाहे सीरीज में जोड़ो या पैरेलल में या मिक्स। लेकिन हमारे को आंसर ये और ये चाहिए। मैं तुम्हें पहचान बताऊं, सबसे पहले 6, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 3। 6 इज मोर देन 3, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। जब कभी ऐसा रेजिस्टेंस बनाना हो जो कॉम्बिनेशन के सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा है, तो सबको सीरीज में ही जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो, यदि आपको ऐसा रेजिस्टेंस बनाना है जो सारे दिए गए रेजिस्टेंस में सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा है, तो सबको सीरीज में लगाना पड़ेगा। यानी 1 2 और 3 को सीरीज में लगाना पड़ेगा, तो 6 खुद ही आ जाएगा। अब 6/11 की खास बात क्या है? 6/11 जो है वो लेस देन द लीस्ट है। जो इन तीनों में सबसे छोटा है, ये उससे भी छोटा है। इन तीनों में सबसे छोटा है 1, और 6/11 1 से भी छोटा है। तो जो लेस देन द लीस्ट है, यानी दिए गए रेजिस्टेंस में जो सबसे छोटा है, यदि आपको उससे भी छोटा रेजिस्टेंस बनाना है तो सबको पैरेलल में ही जोड़ना पड़ेगा। तो आप 1 2 और 3 को पैरेलल में जोड़ेंगे। इनका रिजल्टेंट निकाल के देख लेना, 1/1 + 1/2 + 1/3 = 1/r। सॉल्व करके आपको 6/11 ही मिलेगा, गारंटेड। अब इनकी पहचान कैसे करी जाए? ना तो ये 3 से बड़ा है, ना 1 से छोटा है। गौर से सुनना, जरा बताओ डिनोमिनेटर कितना है? 3। 3 किस किस का सम है? मैं तुम्हें पहचान बता रहा हूं, 3 किस किस का सम है? क्या 3 और 2 का, या 3 और 1 का, या 2 और 1 का? तो जवाब है 2 और 1 का। तो 2 और 1 को पैरेलल में लगा दो। अभी कारण भी बताऊंगा। 2 और 1 को पैरेलल में लगा दो, बचा कौन सा? 3, उसे सीरीज में लगा दो। आंसर यही आएगा। चेक करके दिखाऊं, 2 और 1 पैरेलल में है तो प्रोडक्ट अपॉन सम 2/3, और 3 उनके सीरीज में है, तो सॉल्व करो तो 11/3। दरअसल जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो आंसर आता है प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी डिनोमिनेटर में होता है दोनों का सम, और एलसीएम लेने के बाद वही सम यहां आ जाता है। तभी मैंने बताया कि जो डिनोमिनेटर है उससे आंसर का पता चल जाएगा। डिनोमिनेटर जिन दोनों का सम है
जिन दोनों का सम है वो पैरेलल में। अच्छा, यदि ये लॉजिक समझ में आ गया तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? अब आप लोग बोलोगे मैंने Sir, 3+2. तो कौन कौन से पैरेलल में लगेंगे? Sir, 3 and 2. 3 और 2 पैरेलल में लगेंगे। नहीं तो बच्चे ना हिट एंड ट्राई करते रहते हैं, कभी कैसे बना कभी कैसे। और सीरीज में कौन सा बचा? 1। ओरली करके देख, 3 और 2 पैरेलल में है तो प्रोडक्ट अपॉन सम 6/5 और 6/5 में 1 जोड़ दो सीरीज में तो 11/5। तो ये आंसर है। तो जो ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़े से भी बड़ा है, वो सीरीज से निकलेगा। जो लेस देन द लीस्ट है, सबसे छोटे से भी छोटा, वो पैरेलल से निकलेगा। बाकी सबका तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका हुआ अगला। इतने में मिटा रहा हूं। मैं आपको बताऊं, एक डाउट ऐसा आया था, उसे मैं बता दे रहा हूं, जिसकी अभी मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई है। वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया है। वोल्ट मीटर क्या है, एमीटर क्या है, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन अब बच्चे ने दे दिया क्वेश्चन तो मैं भी करवा ही देता हूँ। डाउट भी बस 4 ही है, तो चौथा डाउट थोड़ा बड़ा सा डाउट है, बता देता हूँ। पूरा नहीं बता रहा, उसकी वीडियो अभी आगे आएगी। बस एक लाइन याद रखना, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस ये क्यों होता है, क्यों करते हैं, क्यों बनाते हैं, वो सबकी वीडियो कल या परसों तो आज भी जाती, लेकिन आप लोगों ने मना कर रखा है कि अभी नई वीडियो मत देना, तो इसलिए रोक रखी है। आइडियल, गौर से सुन लो, एमीटर जो करंट नापता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। क्यों होता है उसके लिए आपको 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस न्यूमेरिकल भर के लिए बता रहा हूं। आइडियल वोल्ट मीटर जो वोल्टेज नापता है, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। अब न्यूमेरिकल, एमीटर क्या मेजर करता है? करंट। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले मैं फिगर बना लेता हूं। ये है फिगर। इनमें रेजिस्टेंस ये 10 ओम, 20 ओम, सब ओम में है, यूनिट में लिख नहीं रहा। 25 ओम, 45 ओम, 30 ओम, 15 ओम, ये है 45, 15, 60, 30 और यहाँ पर है 25 ओम, ये है 1.5 ओम। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस। बैटरी की वो ईएमएफ है ई। यहाँ लिखा है V1, यहाँ लिखा हुआ है A1, यहाँ लिखा है V2 और यहाँ लिखा है A2। अभी मैंने सिर्फ फिगर बनाई है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी थ्योरी अभी थोड़ा आगे आएगी। अब बच्चे ने अभी जब मेरे पास भेजा तो मेरा मन किया कि चल बता दूं, समझ में आ जाएगा। बाई चांस 1% नहीं आया तो 2 दिन बाद देख लेना, वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही जाएगी। जब मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा तब आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा। सारे सिंसियर बैठे हुए हो। वो कह रहे हैं यदि A1 की रीडिंग 1 एम्पियर है, यदि A1 की रीडिंग 1 एम्पियर है, एमीटर की रीडिंग 1 एम्पियर है, तो V1 और V2 की रीडिंग बताओ, A2 की रीडिंग बताओ। इन सब की रीडिंग क्या है? V1 वोल्टेज, V2 वोल्टेज, A2 एम्पियर कितनी है? इसके अलावा उन्होंने पूछा है लॉस्ट वोल्टेज, लॉस्ट वोल्टेज। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं अब शुरुआत करता हूं आपको समझाने। देख बेटा,
सबसे पहले एक बात बताओ, यहां पर इस वायर में करंट 1 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 45 ओम है, ये भी 45 ओम है, ये भी 45 ओम है। वोल्ट मीटर अभी हुआ ना हुआ बराबर समझो। क्यों? यदि यहां से कोई करंट आएगी, यहां से करंट आएगी, एक बात बता, करंट यहां से आकर के इधर है 30 ओम, इधर है इनफाइनाइट ओम, इधर है 30 ओम करंट रेजिस्टेंस, इधर है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में क्यों जाएगी भाई? तो वोल्ट मीटर में करंट जाएगी ही नहीं, इसे सर्किट में मानो ही मत। एमीटर का जीरो रेजिस्टेंस है तो उसे देखो ही मत। आपकी नजर में, मैंने कनेक्शन अभी हटा दिया, आपकी नजर में यहाँ भी 45 ओम, यहाँ भी 45 ओम, यहाँ भी 45 ओम। जब तीनों में रेजिस्टेंस बराबर है तो तीनों में करंट बराबर होगी, तीनों पैरेलल में है, तीनों में वोल्टेज सेम, तीनों में रेजिस्टेंस सेम, तो तीनों में करंट सेम, तो करंट यहाँ भी 1 एम्पियर होगी और यहाँ भी 1 एम्पियर होगी। अब यहाँ कितनी करंट होगी? तो जवाब है 1 ऊपर गई, 1 इधर गई, 1 इधर गई, तो यहां से तो 3 एम्पियर आई होगी। 3 एम्पियर में से 1 यहां गई, 1 यहां गई, 1 यहां गई। अब मुझे V1 और V2 की रीडिंग मिल गई। क्या ये 3 एम्पियर V1 में से भी जाएगी? तो जवाब है नहीं। जब ये करंट यहां आएगी तो दो रास्ते होंगे, 10 ओम से जाए या इनफाइनाइट ओम से जाए। इनफाइनाइट से जाती नहीं, 10 ओम से जाएगी, तो V1 में से करंट नहीं जाएगी। अब वो कह रहे हैं V1 और V2 की रीडिंग बताओ। हो गया, V1 की रीडिंग भी आ गई, V2 की भी रीडिंग आ गई। कैसे? V1 की रीडिंग, V1 जिसके पैरेलल में है उसकी रीडिंग वोल्टेज, V1 की वोल्टेज वही होगी जो उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस की वोल्टेज। इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस है 10 ओम, जिसमें करंट है 3 एम्पियर। यदि 10 ओम में 3 एम्पियर करंट है तो 30 वोल्ट इसकी रीडिंग होगी। तो पहला आंसर V1 की रीडिंग 30 वोल्ट। अब आता है V2 की रीडिंग। V2 जिसके पैरेलल है उसकी वोल्टेज, तो 30 ओम रेजिस्टेंस है यहाँ, उसमें 1 एम्पियर करंट जा रही है। यदि 30 ओम में से 1 एम्पियर करंट जा रही है तो VIR के फॉर्मूले से 30 वोल्ट होगा इसका वोल्टेज, और यदि इसका वोल्टेज 30 वोल्ट होगा तो पैरेलल में होने के कारण इसको भी 30 वोल्ट मिलेंगे, तो इसकी भी रीडिंग 30 वोल्ट होगी। V1 और V2 क्या? अब A2 यानी इसकी रीडिंग, एक बात बताओ, यहां से 1 एम्पियर आई, यहां से 1 एम्पियर आई, यहां से 1 एम्पियर आई, इधर गई 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। मान लो I इधर गई, I इधर गई, 2I इधर गई। अब कई बच्चे कहेंगे ऊपर I और इसमें I और इसमें 2I क्यों? बेटा ये भी 60 ओम है, ये भी 60 ओम है, 45 और 50, 15, 60, तो दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, तो दोनों में करंट बराबर जाएगी। ये रेजिस्टेंस आधा है 30 ओम, A2 का तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस आधा है 30 ओम, और यदि रेजिस्टेंस आधा है तो करंट दुगनी जाएगी, तभी तो वोल्टेज सेम होगी। भाई वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? V=IR। यदि किसी का R आधा हो, करंट डबल हो जाए तो वोल्टेज बराबर हो जाएगी। पैरेलल में वोल्टेज बराबर करते हैं, तो इसमें करंट आई, इसमें आई, तो इसमें 2I। दोबारा देख लेना वीडियो। तो ऊपर कितनी करंट है? I, इसमें कितनी है? I, इधर कितनी है? 2I, तो टोटल सब में मिला करके 4I। लेकिन टोटल सब में मिला के तो 3 एम्पियर आई, 3 एम्पियर थी तो इन तीनों में गई, लेकिन इन तीनों में गई 4I, तो 3 एम्पियर इज इक्वल टू 4I। और यदि 3 एम्पियर इज इक्वल टू 4I तो I इज इक्वल टू 3/4, I इज इक्वल टू 3/4। अब यदि I 3/4 तो 2I 6/4 यानी 1.5, तो इसमें करंट है 2I यानी 1.5, और सीरीज में होने के कारण A2 में भी वही करंट जाएगी, यानी कि बेटा 1.5 एम्पियर। दोबारा नहीं देखोगे तो दिक्कत होगी। अब वो कह रहे हैं लॉस्ट वोल्टेज। लॉस्ट वोल्टेज बेटा बैटरी ने जो करंट दी वो इसमें गई, इसमें गई, इसमें गई, इसमें गई, लेकिन बैटरी की करंट बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस में से भी गई। ये तो बैटरी का वो रेजिस्टेंस है जो बैटरी के अंदर है, 1.5 ओम। अब यदि बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस है तो 3 एम्पियर करंट बैटरी उस रेजिस्टेंस से, वो करंट उस रेजिस्टेंस में से भी गई,
तो बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस क्या है 1.5, बैटरी के अंदर से करंट निकली 3 एम्पियर, तो बैटरी के अंदर ही वोल्टेज मिली 4.5 वोल्ट। तो बैटरी ने अपने ही रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज दे दी वो है 4.5 वोल्ट, और बैटरी ने अपने ही इंटरनल रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज दे दी उसे बोलते हैं वोल्टेज लॉस। एक बात बता, मैंने मिठाई की दुकान खोली, मैंने 100 रसगुल्ले बनाए, 90 बेचे, 10 अपने कारीगरों को ही खिला दिए। जो अपने कारीगरों को खिला दिए वो तो देखा जाए फाइनेंशियली तो मेरे लिए लॉस है। अब बैटरी ने कितनी भी वोल्टेज बनाई, जो वोल्टेज बाहर के रेजिस्टेंस को दी वो तो फायदेमंद है, जो अपने ही रेजिस्टेंस को वोल्टेज दे दी वो तो लॉस है। तो यही वोल्टेज लॉस्ट है, लॉस्ट वोल्टेज। अब इसके बाद कहते हैं बैटरी का ईएमएफ बताइए। तो अब आप इसमें क्या करना, लूप इक्वेशन लगा लेना। वोल्ट मीटर में से करंट दी जाएगी, एमीटर में से करंट दी जाएगी, उन्हें हटा दो। ये है 10 ओम, ऊपर है 45, 45, 45। अब मैं हिंट दे रहा हूं 60, 60, 30, 25। ये बैटरी का रेजिस्टेंस 1.5, बैटरी की वोल्टेज या ईएमएफ ई, ये रहा सर्किट, और सर्किट में करंट है 3 एम्पियर, यहां भी 3 एम्पियर, यहां भी 3 एम्पियर, सारे में 3 एम्पियर है, यहां भी 3 एम्पियर। अब जरा से हिंट से हो जाएगा, सबसे आसान काम यही है। पहले ये बताओ इन तीनों का 45, 45, 45, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? तो जवाब है 45/3। पैरेलल में इन तीनों का रेजिस्टेंस 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/R। ये इन तीनों का निकाल लो, तो एलसीएम हो गया 60, 1 + 1 + 2, तो 4/60, 1/15, तो R 15 आ गया। तो इन तीनों का रिजल्टेंट कितना होगा 15। ये रेजिस्टेंस मिल गया, ये रेजिस्टेंस मिल गया, ये रेजिस्टेंस मिल गया, सब में करंट पता है 3 एम्पियर ही जा रही है, इसमें से भी 3 एम्पियर जा रही है, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3। जिस बच्चे ने लूप इक्वेशन बनानी सीख रखी है, क्या वो लूप इक्वेशन बना करके ई निकाल लेगा? तो जवाब है हाँ, बस शर्त यह है केवीएल और केसीएल की नॉलेज होनी चाहिए। बताओ बेटा, क्या लूप इक्वेशन लगाना आता है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. बस लूप इक्वेशन लगाना और ई मिल जाएगा। तो ये आपका अगला डाउट भी हो गया। तो इसके साथ ही आज का डाउट सेशन यहीं पे रोक रहा हूं। कोई वीडियो नहीं भेज रहा आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। कल फिर डाउट्स आप भेज सकते हो, बाकी मैं ग्रुप में बताता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा कल के लिए। फिलहाल के लिए बाय बाय। Thank you, sir. ओके बेटा।